आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में पहले और दूसरे चरण के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कुल 57 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए। बीजेपी 56 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बागमुंडी सीट पर एजेएसयू उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन इन घोषणा के साथ बीजेपी ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने चुनावी मैदान में उतर दिया है। सभी की नजर नंदीग्राम पर टिकी थी। अब दोनों खेमे में उम्मीदवारों के औपचारिक ऐलान के साथ ही नंदीग्राम एक बार फिर बंगाल के संग्राम का मैदान बन गया है। ममता शुभेंदु को नंदीग्राम के चक्रव्यूह में घेर रही हैं या खुद उसी में उलझ रही हैं, ये राजनीति के विश्लेषण का विषय है। लेकिन तय है कि नंदीग्राम का मुकाबला सबसे बड़ा और इस बार सबसे ज्यादा रोचक होने जा रहा है। খেলা হবে নিশ্চয়ই হবে। খেলা হবে, খেলা হবে। बंगाल के चुनावी समर में अब असली खेला हो गई। कल ममता बनर्जी ने अपनी सेना उतारी तो आज बीजेपी ने। सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को मैदान में उतार दिया। यानी कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु अब अपनी पूर्व बॉस यानी ममता बनर्जी को ही नंदीग्राम में चुनौती देंगे। टीएमसी से और ममता बनर्जी से लोग ऊब चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल टक्कर देंगे, टक्कर ही नहीं देंगे। ममता बनर्जी अपनी सीट हारेंगी भी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता बनर्जी ने बीजेपी को सीधी चुनौती दी थी और बीजेपी ने भी नंदीग्राम से शुभेंदु को लड़ाकर सबसे बड़ा दांव खेला है। दरअसल इस वक्त बीजेपी के पास ममता के मुकाबले शुभेंदु से बड़ा चेहरा कोई नहीं है। ऐसे में नंदीग्राम से अगर शुभेंदु को न लड़ाकर किसी और को लड़ाया जाता तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक पलायनवादी संदेश जाता, जो बीजेपी के लिए सही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि नंदीग्राम खुद शुभेंदु की अपनी जमीन है। ऐसे में शुभेंदु का करियर भी इसी संग्राम, इसी नंदीग्राम की लड़ाई पर टिका हुआ है। कल टीएमसी नंदीग्राम में ममता के लिए किराए के नए घर का रंग रोगन करा रही थी। आज उसी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने पदयात्रा निकालकर ममता की चुनौती को स्वीकार किया। पदयात्रा के दौरान शुभेंदु का आत्मविश्वास देखिए। ऐलान कर रहे हैं कि नंदीग्राम में कमल खिलेगा। वक्त वक्त की बात है। इधर कमल जीतेगा, चलिए कमल का फूल जीतेगा। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि नंदीग्राम में वो ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराएंगे। खेला दिलचस्प है। नंदीग्राम आंदोलन के दो नायक क्रांति की जमीन पर अब आमने सामने। अब ये सच्चाई है कि पश्चिम बंगाल में जिस शुभेंदु अधिकारी फैक्टर को बीजेपी ट्रम्प कार्ड समझ रही थी, उसे दीदी की कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। शुभेंदु ताल ठोक रहे हैं। के लिए वो वोट कैंपेन के लिए आ रहा है, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इधर भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा, ममता बनर्जी हारे, बुरी तरह से हारेगा। साल 2016 में विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को 1,34,623 वोट मिले थे और सीपीएम के अब्दुल कबीर शेख को 53,393 वोट। इस तरह शुभेंदु अधिकारी ने 91,230 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस शुभेंदु अधिकारी को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। टीएमसी का दावा है कि ममता की आंधी में शुभेंदु तिनके की तरह उड़ जाएंगे। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से ममता बनर्जी ने लेफ्ट का किला ढहाना शुरू किया था, तो शुभेंदु अधिकारी ही ममता के नंदीग्राम आंदोलन के शिल्पकार रहे थे। वक्त का पहिया अब ऐसा घूमा है कि वही शुभेंदु क्रांति की उसी जमीन पर ममता के सामने खड़े हैं। यह भी साफ है कि जो इस लड़ाई में हार का सामना करेगा, उसका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। अपने आप में नंदीग्राम की लड़ाई बेहद दिलचस्प होने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल कोलकाता में होने वाली रैली को लेकर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की जोरों पर हैं। लेकिन पीएम कल जब कोलकाता में रैली कर रहे होंगे
उस वक्त ममता बनर्जी कोलकाता से दूर सिलीगुड़ी में पदयात्रा निकाल रही होंगी। ये देखना होगा कि कल ममता सिलीगुड़ी से क्या राजनीतिक गेंद उछालती हैं। बंगाल के चुनाव में जैसा कि हमने आपको दिखाया, नंदीग्राम अब हॉट सीट बन गई है, जहां ममता बनर्जी का मुकाबला अपनी ही पार्टी के पूर्व दिग्गज शुभेंदु अधिकारी से होगा। मैंने कुछ देर पहले फोन पर शुभेंदु अधिकारी का इंटरव्यू किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है नंदीग्राम को लेकर, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त क्यों दिख रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और ममता बनर्जी के सामने उनकी चुनौती कितनी बड़ी है, कई सवालों पर हमने शुभेंदु अधिकारी का जवाब जाना। सुनिए। शुभेंदु अधिकारी आ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल ये, इस चुनौती को किस रूप में आप ले रहे हैं, क्योंकि एक तरफ होंगी ममता बनर्जी, दूसरी तरफ खुद आप शुभेंदु अधिकारी। देखिए, चुनौती तो नया कुछ बात नहीं है। तो चुनावी जंग होगा, डेमोक्रेटिक तरीके से सब पार्टी को, सब उम्मीदवार को लड़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जितना गाइडलाइन है जी, उसको मानते हुए कैंपेन करना चाहिए। मैं तो मेरा कोई नया इलेक्शन नहीं है जी। मैं पिछले 3 बार असेंबली में कॉन्टेस्ट किया, 2001, 2006, 2016। 3 बार पार्लियामेंट में भी कॉन्टेस्ट किया, 2004, 2009, 2014। इसलिए मेरे लिए कोई नया बात नहीं है जी। आई एम थैंकफुल टू ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मेरा खिलाफ प्रत्याशी बन गया, इसलिए नेशनल न्यूज हो रहा है, मेरा बोलने का स्कोप मिला, इसलिए मैं हारा। शुभेंदु दा, ये कहा जा रहा है कि दरअसल आपके जो वोट लगातार नंदीग्राम से बढ़ते हुए चले गए, वो आपको नहीं बल्कि टीएमसी को मिले वोट थे, और अब ममता बनर्जी सामने है तो वो सारा का सारा वोट टीएमसी में शिफ्ट हो जाएगा। ये एनालिसिस किसकी है? इस एनालिसिस कोई आम आदमी का नहीं है। एक टीएमसी पार्टी का जो कर्मचारी है, ममता बनर्जी का, उसका भारतीय जनता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके लिए टॉक्स में स्पीच है, कमेंट है। ये कोई आम आदमी का, नंदीग्राम का आदमी का नहीं है जी। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ममता बनर्जी को आप नंदीग्राम से हरा देंगे? आज जरूर ममता बनर्जी नहीं, टीएमसी को मैं हराऊंगा। ये तो पॉलिटिकल बैटल है, इंडिविजुअल नहीं। कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप नंदीग्राम में जाएंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर मोर्चा खोलेंगे? पूरा हमारे पूरा पश्चिम बंगाल प्रदेश में जो इश्यू है, नंदीग्राम में जो इश्यू है, एक अपशासन, दूसरा जो करप्शन, भ्रष्टाचार, और तीसरा जो कुछ का साथ भातीजा का विकास, और इंडस्ट्री नहीं है, बेरोजगार 2 करोड़ बेरोजगारी है, 40 लाख लोग कहाँ काम करता है बंगाल का, माइग्रेंट लेबर के नाते सब बीजेपी रूल स्टेट में काम कर रहा है, काम मिल रहा है। उधर उसका ओटीपी लेबर बोल रहा है, हम लोग माइग्रेंट बोल रहा हूँ जी। ये बांग्ला का हालत बहुत खराब है। पीएम किसान का रुपया किसानों को नहीं मिलता, आयुष्मान भारत नहीं मिलता, सेंट्रल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सिंस 44 ईयर्स सेंट्रल स्टेट के रिलेशन है। लोग डबल इंजन सरकार चाहता है, लोग इंडस्ट्री चाहता है, लोग बेरोजगार नौजवान नौकरी मांग करता है। 5.5 साल में नया कोई डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं बना, इंडस्ट्री नहीं आया। ये सब प्रशासन और कुछ का साथ भातीजा का विकास, ये जो चल रहा है इसको। लेकिन आप खुद भी इतने सालों से मंत्री रहे, इतना बड़ा चेहरा रहे, लोग पलट के आपसे भी तो सवाल पूछेंगे कि ये सारे काम अगर नहीं हुए तो उसके लिए आप भी तो जिम्मेदार हैं। मैं देखिए, मैं आपकी मर्जी में विधानसभा चुनाव 2016 में नहीं लड़ा। मैं 2004, 2009 यहाँ जहाँ अत्याचारी था कम्युनिस्टवादी मार्क्सवादी का लीडर लखन सिंह के खिलाफ पब्लिक को राहत देने के लिए मैं कॉन्टेस्ट किया था जी। नंदीग्राम का बात नहीं जीता। ममता बनर्जी अपनी मर्जी में मुझे दिल्ली से बंगाल में बुलाकर लेकर आया, नंदीग्राम से चुनाव लड़ाया जी। ये उसका प्रत्यक्ष के नाते। ये मेरा मर्जी में मैं इससे नहीं बना। और ये पूरा मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 साल की, पूरी एक्सपीरियंस है। ममता बनर्जी का कैबिनेट में 10 मिनट में कैबिनेट खत्म होता है जी। ममता बनर्जी का कैबिनेट में सब लैंड पोस्ट है, कोई मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, सब डिपार्टमेंट में इंटरफेयर होता है। इसी तरह उन्होंने चीफ मिनिस्टर और आपने कुछ ब्यूरोक्रेट 2-3 ब्यूरोक्रेट लेकर वो सब ही करता है, ये सब लैंड पोस्ट है।
तो इसमें इतना अंदर में इतना पॉलिसी मेकर में कोई मिनिस्टर का कोई रोल ही नहीं है, कोई टीम वर्क नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया शुभेंदु अधिकारी जी आज तक से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नंदीग्राम से ऐलान कर दिया गया, उसके बाद फोन पर मैंने बातचीत की थी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिखने की कोशिश में शुभेंदु अधिकारी, लेकिन ममता बनर्जी यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, उससे पार वो कैसे पाएंगे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में होंगे और ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बंगाल में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी। बीजेपी ने दावा किया है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटेगी। बीजेपी के लिए इस रैली को कामयाब बनाने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी शक्ति दिखाने का भी बड़ा मौका है। आपको बता दें कि इस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कुछ दिनों पहले कांग्रेस और लेफ्ट की बड़ी रैली हुई थी, जिसमें भारी संख्या में भीड़ जुटी थी। ममता बनर्जी भी मार्च के अंत में यहां बड़ी रैली करने वाली हैं। क्यों खास है ब्रिगेड ग्राउंड की ये रैली, इस रिपोर्ट में समझिए। हम कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस समय मौजूद हैं। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। वंदे 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 वंदे। बंगाल में सत्ता की दौड़, कुर्सी के बनते बिगड़ते समीकरण और बदलते इतिहास का साक्षी। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड कल होने वाले बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के लिए तैयार है। राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की कसौटी पर कसे जाने वाले ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर पीएम की मेगा रैली की तैयारी बिल्कुल अंतिम दौर में है। सालों से बंगाल में सत्ता परिवर्तन से लेकर राजनीतिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि इसी मैदान से बनती रही है। कल जब प्रधानमंत्री यहां से राजनीतिक संदेश देंगे, निस्संदेह उसकी गूंज पूरे बंगाल में सुनी जाएगी। प्रधानमंत्री के लिए भव्य मंच बनकर तैयार है। मैदान में बांस बल्लियां और बैरिकेडिंग की गई है। नेता कहां बैठेंगे, कार्यकर्ता कहां होंगे, जनता कहां रहेगी, पूरा खाका तैयार है। बीजेपी का दावा है कि जब पीएम की सबसे बड़ी रैली होगी तो करीब 10 लाख लोग प्रधानमंत्री को सुनेंगे। मोदी की हुंकार होगी, गगनभेदी नारे लगेंगे, पीएम मोदी और बीजेपी का दमखम दिखेगा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस समय हम मौजूद हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। विशाल रैली है, जहां पर 7 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप इस पूरे दायरे को देखें परेड ग्राउंड के, तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक इसका विस्तार है, चारों ओर इसका विस्तार है। और इसीलिए इस परेड ग्राउंड पर किसी भी नेता के आने का सीधा मतलब ये हो जाता है कि आप अपनी उपस्थिति, अपनी लोकप्रियता को उस हिसाब से दर्ज कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री को देखने के लिए वैसे भी इस पूरे क्षेत्र के लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये एक अलग तरह का अपने आप में विजय घोष हो सकता है। देखिए, यहाँ से जय घोष होने वाला है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि 2016 में तो हम लोग जोड़ लगाए थे लेकिन हो नहीं पाए, लेकिन इस बार पूरा पश्चिम बंगाल का जनता ने मन बना लिया है। जैसे कि परसेप्शन तैयार होता है कि 3 से कितना 3 से 200 के निश्चय पार होगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, क्योंकि बंगाल का एक इतिहास रहा है, जिसको भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साल की ये तीसरी और चुनाव की घोषणा के बाद पहली रैली होगी। इस महारैली के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े बड़े नेता लोगों के बीच जा रहे हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड से लेकर लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं। लोगों को रैली में आने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, पर्चे बांटे जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं के जोश का ठिकाना नहीं है। दावा ये कि भीड़ इतनी जुटेगी कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, मानो कल ही बंगाल का चुनावी रिजल्ट आउट हो जाएगा। 70 दशक में हम लोग एक मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी का एक मेगा शो देखा था, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी किए थे। हमको जो लग रहा है, जो लहर चल रहा है, हमको लग रहा है काल पश्चिम बंगाल का जितने सारे ब्रिगेड हुआ, जितने सारे इकट्ठा हुआ, जितने सारे लहरें मिছিল हुआ, सब तोड़ देगा मोदी जी का मिছিল, मोदी जी का ब्रिगेड रैली सब तोड़ देगा। सबसे ज्यादा आदमी काल ही रहेगा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 3 मंच बनाए गए। मुख्य मंच पर प्रधानमंत्री और पार्टी के बड़े नेता होंगे। साथ ही 2 और मंच होंगे, इनमें पार्टी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं को बिठाया जाएगा।
मुख्य मंच के पीछे एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से पूरे ब्रिगेड ग्राउंड को नियंत्रित किया जाएगा। सभा स्थल और उसके आसपास सुरक्षा के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसके साथ ही भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जो परिवर्तन यात्रा चल रही थी 294 लोकसभा सीटों पर, आखिरकार जाकर यहां पर उसका समापन प्रधानमंत्री के आने के साथ होगा। लेकिन ये यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहां तैयारियों में आप लोग सब लगे हुए हैं। तैयारियों में बहुत दिनों से अपने लगे हुए हैं। हाँ। और ये समावेश जो है अपने लिए तो एक पर्व की तरह है। पर्व है? हाँ, पर्व की तरह है, खुशी है, एकदम हर्षोल्लास है सारे कार्यकर्ताओं में। बीजेपी सब मोदी जी को मांग रहा है और किसी को नहीं मांग रहा है। हाँ? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, सबका विकास। आपको लग रहा है ऐसा? नहीं, लेकिन भीड़ उससे ज्यादा आएगी आप लोगों को लग रहा है? 100%। ब्रिगेड ग्राउंड की गिनती देश के सबसे बड़े मैदानों में होती है। इतना बड़ा मैदान कि बड़े से बड़े कार्यक्रम में यहाँ जगह खाली बच जाती है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रैली के साथ बीजेपी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है। ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है कि बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है। जाहिर है बीजेपी के लिए भीड़ जुटाना साख का भी सवाल है और यही वजह है कि तैयारियां बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की निगरानी में हो रहा है। पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आ रहे हैं, नॉर्थ बंगाल से भी आ रहे हैं। हमने पहले नॉर्थ बंगाल के कार्यकर्ताओं से कहा था कि हम वहाँ रैली करेंगे, बोले नहीं हम तो आना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक ट्रेन स्पेशल करके आ रहे हैं। तो इससे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो बहुत जबरदस्त है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बंगाल के इतिहास की बिगेस्ट रैली है। पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजते ही पॉलिटिकल पारा चरम पर पहुंचता जा रहा है। ममता ने पहले ही ताल ठोक दिया था, एक रैली करे या 200, जीत टीएमसी की होगी। वोटिंग से 20 करेगा, हमारा साथ 120 करने बोलो, सब वोट को इधर भेज देने बोलो। उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। ये जनता का बात है, जनता को अविश्वास मत करो, जनता का विश्वास में छोड़ दो और बंगाल का जनता भारी कीमत से जिताता है। पिच तैयार है, बीजेपी को अपने सुपरस्टार का इंतजार है। शक्ति प्रदर्शन के इस रियलिटी टेस्ट पर टीएमसी की भी नजर होगी। प्रेमा राजाराम और इंद्रजीत कुंडू के साथ श्वेता सिंह, कोलकाता, आज तक। प्लासी युद्ध में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से इस मैदान को बनाया गया था, जिसके बाद सियासी दल यहां पर चुनावी सभा और रैलियां करने लगे। सबसे पहली सभा साल 1919 में हुई थी। बंगाल में चुनावी लड़ाई वैसे रोचक होती जा रही है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से कुछ देर पहले बातचीत की है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। बाबुल सुप्रियो ने दावा किया है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ममता को न सिर्फ टक्कर देंगे बल्कि चुनाव में मात भी देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 34 20 का था लेकिन मैंने छोड़ दिया। बंगाल में खेला होबे कहा जा रहा है और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो इसे लिटरली ले रहे हैं। हमारे सब छोटे बच्चे मित्र हैं। शाम को जब यहाँ पे कभी उतरता हूँ, कुछ सोचने के होता है तो चलता हूँ, तो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और ये मेरे छक्के छुड़ा देते। लो बॉल लो, ओके खेला होबे कि नहीं? हाँ होबे, चलो वेरी गुड। खेला होबे? हम खेलेंगे नहीं क्योंकि दीदी ने पिछले कई सालों से ना लोगों की जिंदगी को लेके खिलवाड़ किया है और अभी मेरे ख्याल से ये एक आयरनी है कि वो खेला होबे कह रही है। ये गवर्नेंस जो है ना, ये खिलवाड़ नहीं है और गवर्नेंस के नाम पे जो उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, देखिए मैं तो पॉलिटिक्स में था नहीं, तो देखने का नजरिया थोड़ा मेरा अलग ही रहा है। जब मैं पॉलिटिक्स में आया 2014 में, तो हमने बचपन में लेफ्ट को एब्सोल्युटली हॉरिफिक वायलेंस करते हुए देखा है। अपने इलाके में उत्तरपाड़ा में, बाली में, कोन्नगर में खून होते थे। हम लोग सुबह जाके देखते थे तालाब में जो है गले कटे हुए लाश जो है तैरती थी। ये हमने बचपन में देखा है बंगाल में, जो लेफ्ट का जो सबसे हॉरिफिक टाइम था। बट ये 10 साल में ममता बनर्जी ने परिवर्तन की नारे लगा के उन्हीं लेफ्टों के साथ लड़के जो, तो आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदला था? नहीं बदला नहीं, और ज्यादा डेंजरस हो गया। लेफ्ट ने भी जो रिकॉर्ड्स किए थे उसको, उन सारे रिकॉर्ड्स को ममता बनर्जी ने तोड़ दिया। इन टर्म्स ऑफ ममता नहीं है, निर्ममता है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं शब्दों से खेलूं, इतना हॉरिफिक टाइम्स और गवर्नेंस जहां की बात है, हर चीज में उन्होंने हर चीज में
उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी, अपने इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उसके सिवा सही में उन्होंने लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा। पर मैं वापस खेला होबे पे जाऊंगी, क्योंकि नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी का नाम का फाइनल ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने खेला करने की कोशिश की है। नहीं, देखिए ममता दीदी जो है बहुत सुलझे हुए और बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। हम इसका सराहना करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एग्जेम्पलरी पॉलिटिशियन है। लेकिन हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि ये उनका बहुत बड़ा कैलकुलेटेड एक वो था, जैसे वो दिखा रही थी, जैसे शुवेंदु अधिकारी का तृणमूल से चले जाना और जाने के बाद जो सच्चाई शुवेंदु ने बताया है कि किस तरीके से जो है तृणमूल पार्टी को एक सिंडिकेट बना दिया था, लिमिटेड कंपनी बना दिया था बुआ भतीजे ने, ये पूरे बंगाल को मालूम है। उनका ये कैलकुलेटेड रिश्ता एक तो कि दिखाए कि शुवेंदु अधिकारी को शी इज टेकिंग हार्ड ऑन, बट एक्चुअल फैक्ट मैं आपको बताऊं जो मुझे दिखता है, सबको दिखता है, जो बंगाल में जो माइनॉरिटी वोट्स है जिसका अपीजमेंट के वजह से के लिए हम दीदी को हमेशा कहते हैं कि ब्लेटेंट उन्होंने अपीजमेंट किया है, शेमलेस अपीजमेंट किया है, समाज को दो हिस्से में बांट दिया। वही अपीजमेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने ये इंश्योर किया, या उनका वो विश्वास है कि सिर्फ हाथ में भाता देके, पैसे देके ऐसे वो एक वोट बैंक को खरीद के हमेशा अपने पास रख सकती है। लेकिन वहां पे एक लास्ट लाइन, बंगाल में जो एवरेज माइनॉरिटी वोटर्स सब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, इट रेंजेस बिटवीन से 18%, कहीं पे और कम भी है, लेकिन 18% to 27% एवरेज कहा जाता है। नंदीग्राम में वो 30% के ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं कि 33% है, 35% भी हो सकती है। तो दीदी भवानीपुर से कतई लड़ने वाली नहीं थी। ये 19 में भी 7 में से 5 वार्ड में वो हार चुकी थी, पीछे थी, और उनको मालूम था कि भवानीपुर से लड़ने से हारेगी, इसलिए नंदीग्राम में ये उन्होंने खेला। उनकी तो बात चल रही थी ना कि 2 सीटों पर लड़ सकती है क्योंकि वो श्योर नहीं है, पर ये तो श्योरिटी दिखा रहा है ना, कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। पर ये तो उनका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना, उनकी बहादुरी दिखा रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक सीट को चुना है। देखिए भवानीपुर से उनको लड़ना ही नहीं था। अभी भी मैं बता रहा हूँ कि दीदी अगर भवानीपुर से लड़ेंगे तो वो हारेंगे, और हारेंगी ये डर के वजह से ही उन्होंने वो कैलकुलेटेड वो किया। नंदीग्राम में एक तरफ से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने चैलेंज दिखा दिया, बहादुरी दिखाई, जो अभी चल रही है बात, लेकिन वो उन्होंने सेफ सीट चुना है क्योंकि अपरेंटली उनका जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स या उनका जो वोट बैंक वो समझते हैं, माइनॉरिटी वोटर्स बंगाल का जो एवरेज है उससे कम से कम 6-7 गुना ज्यादा है नंदीग्राम में, और नंदीग्राम की भूमि पुत्र है शुवेंदु अधिकारी। ऐसी बात नहीं है कि हर जगह में भूमि पुत्र ही लड़ाई लड़ते हैं, मैं भी आसनसोल का भूमि पुत्र नहीं हूँ, लेकिन दीदी भवानीपुर के हैं, इतने साल तक भवानीपुर के उनको सपोर्ट किया है। भवानीपुर में अगर उनको लगता है कि वो हार जाएगी या हार गई है 2019 में, ये अपने आप में ये दर्शाती है कि जो इतना करोड़ों रुपया खर्चा करके बांग्ला में के चाय जो कर रही है एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, ये फार्सिकल है, क्योंकि भवानीपुर खुद अपनी निजर में के चाहे ना, अपनी जो ममता दीदी है, जो तृणमूल कांग्रेस का फेस है, फिरादा किंग खूब बोलती है कि हमारे पार्टी में एक ही पोस्ट, बाकी सब लैंप पोस्ट, तो ममता दीदी खुद भवानीपुर छोड़ के जा रही है। ये भवानीपुर ही अपनी लड़की को, अपनी मेয়ে को नहीं चाहती है, तो पूरा ये जो भी है ये तो एकदम इट फॉल्स ऑन इट्स फेस। शुवेंदु नंदीग्राम से हार जाएंगे ममता बनर्जी से, अगर इनका इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस उनका ये है कि वो 35%, 30 से 30+ % का जो वोट है वो उनका ही है, लेकिन ऐसी बात जो है ये जो है उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप 2 सेकंड मई को देख लेना, शुवेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है और वहीं से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, एक गली वो जानते हैं, पॉलिटिकल फैमिली के हैं। शिशिर अधिकारी जी कितने साल से वहाँ पे कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का भला किया उन्होंने वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए। तो सब छोड़ के मैं नहीं कह रहा हूँ, कांटे के टक्कर जरूर होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन जो शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 50,000 वोट से हम हराएंगे, उसे आप बेबुनियाद या क्या बोलते हैं पॉलिटिकल गिमिक ना समझे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। हमने सबके साथ उनकी बात हुई है, टीवी कैमरा के सामने भी उन्होंने बोला है। ये आप समझ लीजिए हम लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है कि दीदी की इस ओवर कॉन्फिडेंस को हम वील मेक इट फॉल फ्लैट ऑन इट्स फेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परेड ब्रिगेड ग्राउंड में पहुंचने वाले हैं, और आपके कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित थे कि वो कह रहे थे कि 15 लाख लोग आएंगे यहाँ पर। नहीं, 15 लाख लोग तो ब्रिगेड में खैर हो नहीं सकता है।
हो नहीं सकते। और आज की तारीख में टेलीविजन में लोग बहुत सारी चीजें, बट हम कल जो है मिनिमम वो तो होना ही है, कल तो भरना ही है। पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से इमरान सरकार पर अविश्वास के बादल मंडरा रहे थे। विपक्ष इमरान खान से लगातार इस्तीफे की डिमांड कर रहा था और खुद इमरान की पार्टी पीटीआई में बगावत के सुर उठ रहे थे। लेकिन आज इमरान खान से अपने सारे बाहरी और अंदरूनी विरोधियों को उन्होंने हरा दिया है। आज इमरान सरकार ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, वो भी अच्छे नंबरों से। पाकिस्तानी संसद में कुल 342 सीटें हैं, लेकिन एक सीट खाली होने की वजह से बची कुल 341। इमरान की सरकार को 171 वोट चाहिए थे, जिन्हें इमरान खान ने न सिर्फ आसानी से हासिल कर लिया, बल्कि करीब 2.5 साल पहले 176 सीटों से सरकार बनाने वाले इमरान खान को फ्लोर टेस्ट में 178 सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। जिसके बाद कहा जा रहा है कि इमरान सरकार ने अपनी सरकार बचाई नहीं है, बल्कि 2.5 वर्ष बाद दोबारा सरकार बनाई है, जिसके बाद इमरान खान का कॉन्फिडेंस और विपक्ष का ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। 178 members recorded their votes in favor of the resolution, and the resolution is passed. Consequently, Mr. Imran Khan has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. जैसे इमरान सरकार ने बहुमत हासिल किया, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मुशायरा शुरू हो गया। शेरो शायरी का सिलसिला चल पड़ा। मैं खान साहब से कहना चाहता हूं कि आपके दूसरी मर्तबा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से बता रहा है कि आप वजीर आजम भी दूसरी मर्तबा बनेंगे। मैं तो आका के दर का गदा हूँ, मैं तो आका के दर का गदा हूँ, कैसे जिंदा रहूं बिन। पाकिस्तानी संसद के अंदर इमरान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी तारीफ में कसीदे गढ़े जा रहे थे, जिन्हें सुनकर इमरान खान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बुला ले। लेकिन फ्लोर टेस्ट का बायकॉट करके असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं का खून खौल रहा था। वो इमरान सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और इमरान समर्थक उन पर जूते चला रहे थे। असेंबली के अंदर माहौल शांत था और बाहर हंगामा मचा था। पूर्व प्रधानमंत्री शाकिद खाकान अब्बासी तो दौड़कर अपनी जान बचा रहे थे। लेकिन सवाल ये कि जब फ्लोर टेस्ट चल रहा था तो विपक्ष बाहर क्या कर रहा था? दरअसल वो फ्लोर टेस्ट का ही विरोध कर रहा था। यानी जो विपक्ष इमरान खान से इस्तीफा मांगते नहीं थक रहा था, वो फ्लोर टेस्ट में इमरान को हराने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। और जब विपक्ष के बायकॉट से इमरान खान ने असेंबली के अंदर विश्वास मत हासिल कर लिया, तो विपक्ष के नेताओं को वो भी सहन नहीं हुआ। मुल्क में एक गुंडा, बदमाश और दहशतगर्द मुसल्लत है और मुल्क के अंदर, मुल्क में इसी गुंडागर्दी, इसी दहशतगर्दी और इसी बदमाशी से ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं। हम इस बात से डरने वाले नहीं है। पुलिस के पीछे खड़े होने वाला इमरान खान है, अपने मेंबरान को दबाने वाला इमरान खान है, इस मुल्क के अवाम को धोखा देने वाला इमरान खान है। बदमाशी की सियासत मुल्क में नहीं चलेगी। हमने शराफत की सियासत की है। इन चोरों का यहाँ भी मुकाबला करेंगे, असेंबली के अंदर भी करेंगे। इस इमरान खान चोर को उठाकर मार देंगे। इमरान सरकार को सत्ता से बेदखल करने का इससे अच्छा और संसदीय मौका विपक्ष ने यूं ही हाथ से जाने दिया। ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई, लेकिन क्या करें, विपक्ष को पता था कि उसका दांव फेल हो गया है। दरअसल फ्लोर टेस्ट में ओपन बैलेट वोटिंग हुई, यानी किसने किसे वोट दिया ये सार्वजनिक था। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी मेंबर्स के लिए व्हिप जारी था। इमरान खान ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि जो पार्टी के खिलाफ वोट देगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये बात विपक्ष के खिलाफ चली गई।
पाकिस्तान सेनेट में इमरान खान की हार सीक्रेट बैलेट की वजह से हुई थी, लेकिन आज इमरान खान जीते क्योंकि उन्होंने व्हिप जारी की थी कि हर एक एमएनए को पार्टी लाइन फॉलो करना होगा। यहाँ संदेश काफी साफ है कि इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी अपने नुमाइंदे भेजना बंद करे। इमरान खान ने बहुमत साबित करके दिखा दिया कि विपक्ष उन्हें जितना कमजोर समझता था उतने कमजोर वो है नहीं। इमरान खान ने न सिर्फ विपक्ष की बोलती बंद की है, बल्कि अपनी ही पार्टी में अपने विरोधियों को भी उनकी सही जगह दिखा दी। दरअसल हाल ही में हुए सीनेट चुनाव में पाकिस्तान के वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख हार गए, जबकि इमरान की पार्टी और उनके सहयोगी नेशनल असेंबली में बहुमत में है। इसका मतलब यह है कि इमरान की पार्टी के कुछ सदस्यों ने पार्टी के खिलाफ जाकर वोट किया था, लेकिन अब नेशनल असेंबली में हुई ओपन वोटिंग में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इमरान अब 2 गुना कॉन्फिडेंट हो गए। सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। गलतफहमी में है ये। इमरान खान और उनकी पार्टी को लग रहा है मानो इमरान खान दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन इस खुशी में वो एक बात भूल रहे हैं, वो ये कि सीनेट में उन्होंने बहुमत खो दिया है। चुनाव के बाद 100 सदस्यों वाली पाकिस्तानी सीनेट में नवाज शरीफ की PMLN और आसिफ अली जरदारी की PP के पास 53 सीटें हैं, जबकि इमरान खान की पार्टी PTI और अन्य सहयोगी पार्टियों के पास सिर्फ 43 सीटें हैं। पाकिस्तान में सीनेट ऊपरी सदन होता है, जैसे भारत में राज्यसभा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ले लिया। 178 वोट लेने के बावजूद अभी भी उनकी मुश्किलात हल नहीं हुई, क्योंकि सेनेट में आगे भी अपोजिशन जमातों की अक्सरियत रहेगी और इसके साथ साथ 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के होने वाले इंतखाबात में भी इमरान खान को बड़ा धचका लग सकता है। तो कुल मिलाकर इमरान खान की कुर्सी बच गई है, लेकिन इमरान सरकार को अब कदम कदम पर सीनेट में विपक्ष की दीवार का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद, पाकिस्तान से गुलाम अब्बास शाह के साथ दिल्ली से गीता मोहन, आज तक। इमरान सरकार ने पाकिस्तान में सियासी परीक्षा तो अच्छे नंबरों से पास कर ली है, लेकिन उनको अभी कई परीक्षाओं से गुजरना है, जिनमें महंगाई और विदेशी कर्ज जैसे अंदरूनी परीक्षाएं भी हैं, और उन्हें आतंकवाद जैसे मुद्दों पर दुनिया के सवालों का सामना भी करना है, जिनका जवाब देना इमरान खान के लिए अब और ज्यादा मुश्किल होगा। दिल्ली कैबिनेट ने राज्य के लिए अलग शिक्षा बोर्ड को मंजूरी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि नए बोर्ड के तहत बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे वो देशभक्त बने। सरकार के इस ऐलान के तहत धीरे धीरे CBSE बोर्ड के सरकारी स्कूल दिल्ली बोर्ड के तहत आएंगे। सरकार इस बदलाव को शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम बता रही है। पहले बदली सूरत, अब बदलेगा सिलेबस। बदल जाएगा दिल्ली के स्कूली किताबों का पाठ। दिल्ली में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की शिक्षा की तैयारी। जिस दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने का दावा दिल्ली सरकार करती है, अब उसके लिए सरकार की ओर से नए बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के छात्र अब CBSE बोर्ड के अलावा राज्य के अपने बोर्ड में भी पढ़ाई कर सकेंगे।
दिल्ली की कैबिनेट में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन की अप्रूवल दे दी है। दिल्ली में अलग से अब एक दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऐलान के साथ अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि आखिर इस बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, इसका लक्ष्य क्या है और इसे दिल्ली में लागू कैसे किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक बोर्ड का मकसद ऐसे बच्चे तैयार करना है जो देशभक्त हों, सभी धर्म और जाति के बच्चे अच्छे इंसान बने और पढ़ाई ऐसी हो जो बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करे, जिससे उन्हें रोजगार मिले। पहला लक्ष्य, हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो कट्टर देशभक्त हों, जो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा रखते हों। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमें ऐसे बच्चे तैयार करने हैं जो आने वाले समय में हर क्षेत्र के अंदर इस देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाने के लिए तैयार हों। उन्हें तैयार करना पड़ेगा अपने बच्चों को, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो। हर क्षेत्र के अंदर हमारे बच्चे देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हों। दिल्ली सरकार का दावा है कि नए शिक्षा बोर्ड को आधुनिक और मौजूदा हालात के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की कोशिश की गई है। नया बोर्ड रटाने के बजाय समझाने पर जोर देगा। बच्चों के असेसमेंट के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके लिए विदेशों से भी शिक्षा के जानकारों की मदद ली जाएगी। ये इंटरनेशनल स्तर का बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें ढेर सारे इंटरनेशनल संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा। इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी किया गया है और भी स्टडी किया जाएगा और उन इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को हम दिल्ली में अपने स्कूलों में और अपने बोर्ड में लेके आएंगे। इसमें हाई एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की असेसमेंट करने के लिए। नए शिक्षा बोर्ड को दिल्ली में लागू करने के लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। इस साल 20-25 सरकारी स्कूल इस बोर्ड के तहत आएंगे और 4 से 5 साल में सभी स्वैच्छिक स्कूलों को इस बोर्ड के तहत लाने की योजना है। दिल्ली में नए शिक्षा बोर्ड को अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिस पर विवाद भी हो सकता है, क्योंकि इस ऐलान से बात साफ नहीं हो सकी है कि दिल्ली में अचानक नए शिक्षा बोर्ड की जरूरत क्यों आन पड़ी। साथ ही सवाल ये भी है कि क्या दिल्ली बोर्ड मौजूदा सीबीएसई बोर्ड से बेहतर होगा। इसके साथ ही बोर्ड की तरह जिस तरह का सिलेबस तैयार किया जाएगा उस पर भी सियासत हो सकती है, क्योंकि इतिहास के पाठ्यक्रम को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।